एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ मॉडल्स का, और एक ऑप्शन नीचे आ जाता है फैमिलीज का। ठीक है, ये मॉडल्स का मतलब ये होता है प्रोजेक्ट्स। याद रखना, मॉडल्स का मतलब क्या होता है? हाँ प्रोजेक्ट। जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किया है रिसेंट में जो किया है, तो वो उसके 10 फाइल आपको यहाँ पर दिखाएंगे, रिसेंट 10 फाइल। अगर मैंने अभी कोई नाम मान के चलिए कि आप इस वाली फाइल को मैंने अभी रिसेंटली सेव किया है, तो यहाँ पर ये आएगा। अगर मैं ये ओपन कर लूंगा तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जिस तरह से हम एक्सेल वगैरह या वर्ड वगैरह में भी हाँ रिसेंटली हाँ फाइल दिखाता है, हाँ वैसा ही हाँ। कुछ है ये। ठीक है ना? ठीक है। लेकिन ये सिर्फ रिसेंट फाइल है। असल में हमें जहाँ सेव कर रहे हैं वो फाइल, इसकी लोकेशन हमें वो पता होनी चाहिए कि ये डेटा हमने सेव कहाँ किया है। अगर ये डी ड्राइव में सेव है तो मुझे उसकी जगह पता होनी चाहिए, क्योंकि कल को अगर आपको अगर जगह नहीं पता है, तो हो सकता है कि 10 प्रोजेक्ट्स आपने और कर लिए तो ये वाले यहाँ से हट जाएंगे, और हट जाएंगे और फिर से दोबारा आपको रिवीजन आया या ओपन करने की जरूरत हुई, तो आपको वो लोकेशन का पता होना चाहिए कि ये फाइल आपकी सेव कहाँ हुई है। ठीक है? हाँ तो ये सेविंग का ऑप्शन फ्रेशर को इसलिए बता दिया जाता है, जो काम कर रहे हैं उसको उनको दिक्कत नहीं आती, वो उनको मालूम है कि डॉक्यूमेंट्स हम सेव कैसे करते हैं। हर जगह हर तरीका, हर का तरीका सेम है। जिस तरह से हाँ। आप वर्ड फाइल या पीपीटी बनाते हो या फिर आप एक्सेल यूज कर रहे हो, उसको आप कैसे सेव करते हो, वैसे ही ये भी सेव होता है। ठीक है? ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे हमें देखिए, ये जो ऑप्शन आता है, ये मॉडल्स का ऑप्शन आता है। अगर हमें मॉडल्स ओपन करना है, मतलब मेरा प्रोजेक्ट मैंने बना के कहीं रखा हुआ है, या मैंने आपको कोई हाँ प्रोजेक्ट भेजा कि लीजिए ये प्रोजेक्ट, इसमें आधा काम हुआ हुआ है और आधा आगे काम करना है, तो आपने जो ओपन करना है, प्रोजेक्ट आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ से ओपन करोगे और फिर हाँ आप अंदर जी। सर्च करोगे कि आपको कहाँ पर यहाँ आपने किस ओपन में लोकेशन जाके पे हम रखा कर हुआ है। सकते हैं। ठीक है? अगर हमें कोई न्यू प्रोजेक्ट न्यू बनाना है तो प्रोजेक्ट यहाँ से। बनाना है तो हम यहाँ से न्यू करेंगे। ठीक है? तो ये तो हमें समझ में आ गया। अच्छा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फाइल होती है। जैसे कि हम नया प्रोजेक्ट जब ओपन करते हैं तो हमें टेम्पलेट का ऑप्शन आता है ना? चूज द हाँ टेम्पलेट। तो टेम्पलेट हमें चूज करना पड़ता है। तो टेम्पलेट के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि टेम्पलेट होता क्या है। तो टेम्पलेट बेसिकली ये प्रोजेक्ट बेस्ड फाइल कहलाता है। ये टेम्पलेट क्या होता है? प्रोजेक्ट बेस्ड फाइल। प्रोजेक्ट बेस्ड फाइल का मतलब, इसको आसान लैंग्वेज में हम अगर समझाएं, तो ये ऐसा हुआ कि आपको, आप कोई चीज भी मान के चलिए कि किसी चीज को आप कोई एक आपको कहे कि एक वर्ड लिख के दिखाइए, यहीं पर कुछ लिख के दिखाइए, तो आपको किस चीज की जरूरत होती है? नॉर्मल आपको मिनिमम एक पेज की जरूरत पड़ेगी लिखने हाँ के लिए, हाँ है ना? जी। अब आपको पेज जो आपको मिला वो ब्लैंक होगा। तो हाँ वो सर। एक तरह का, अगर बिना पेज के आप, कोई बोलेगा कि लिख के दिखाइए, या कोई सोर्स नहीं है, किस पे लिखा जाए? हवा में तो नहीं लिखा जाएगा। तो वो जो लिखा जा रहा है जिस पे, वो आपका बेस फाइल हो गया, है ना? तो इसी तरह से टेम्पलेट भी जो है एक बेस फाइल है। आप कोई एक्सेल खोलते हो तो आपको एक फाइल ओपन होता है ना कोई फाइल तो ओपन होता है जिसपे आप काम करना स्टार्ट करते हो, है ना? एक ये हुआ। और एक आप कभी वर्ड पे काम कर रहे हो या किसी एक्सेल पे काम कर रहे हो, तो आपने एक्सेल पे कोई स्टैंडर्ड, आपने एक फॉर्मूला लगा के कोई पैटर्न बनाया हुआ, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो। अब आपको नया कोई दूसरे ईयर में काम स्टार्ट करना है या दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो आप उसी, जो आपने स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट बना, डेटा बना रखा है, टेम्पलेट बना रखा है, उसी को रीनेम करोगे और अंदर से जो बहुत सारी चीजें हटा दोगे, और आपका फॉर्मूला सब वैसा ही रहेगा। आप नया काम स्टार्ट करोगे नए साल के लिए या नया प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये इस तरीके से रैबिट में भी होता है। रैबिट में भी जब आप कोई काम करते हो, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, तो इसका जो बेस फाइल है वो टेम्पलेट कहलाता है। और जगह पर भी टेम्पलेट कहते हैं, लेकिन टेम्पलेट इतना ज्यादा वहां पर यूज नहीं होता है। लाइक अगर मैं एक्सेल में, तो मुझे, मैंने एक दो जगह देखा है कि लोग टेम्पलेट यूज कर लेते हैं, लेकिन ऑटो कैड में टेम्पलेट यूज ही नहीं करते। लोग डायरेक्ट न्यू पे जाते हैं और नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। उसमें चूज करने का ऑप्शन नहीं आता है। जैसे यहाँ पर चूज करने का ऑप्शन आ रहा है ना, कि आप चूज कीजिए सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक लेना है या इलेक्ट्रिकल डिफॉल्ट मैट्रिक लेना है, क्या लेना है। ये यहाँ पर चूज करने का ऑप्शन आता है। वहां पर अक्सर लोग ऑटो कैड में न्यू फाइल डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं, लेकिन चूज करने का ऑप्शन वहां भी आता है। लेकिन वहां टेम्पलेट को बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि टेम्पलेट का बहुत ज्यादा यूज वैसा नहीं है जैसे रेविट पे। तो हम यहाँ पर पहली बात तो ये समझ जाते हैं कि टेम्पलेट जो है एक प्रोजेक्ट बेस्ड फाइल है, कि किसी भी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए टेम्पलेट, मिनिमम मुझे एक टेम्पलेट
चूज करना पड़ेगा, तभी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर टेम्पलेट हमारे पास नहीं है तो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। ये तो क्लियर है। हाँ अब सर। प्रोजेक्ट का टेम्पलेट का जो स्टैंडर्ड है ना वो अपग्रेड होता जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि किसी एक बच्चे को आप लिखना सिखाते हो, तो आप ब्लैंक पेज पे भी लिखना के सिखा सकते हो। ब्लैंक पेज है वाइट, उस पर आप बोलो लिखने के लिए। अगर किसी बच्चे के लिए, आज तो तरह तरह का मार्केट में नोटबुक आ गया है, तो उसके अंदर डॉट 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 करके लेटर लिखा रहता है, उसी लेटर को ओवरराइट करते जाइए, और ए है, बी है, सी है, ये बच्चों के लिए। तो अब ये जो बुक है ये ब्लैंक बुक नहीं है, इसके अंदर कुछ डेटा पहले से पड़ा हुआ है। तो इसका स्टैंडर्ड, इस टेम्पलेट, इस बुक को हम क्या कहेंगे, इसका कुछ स्टैंडर्ड इसमें मौजूद है, ये एकदम ब्लैंक नहीं है। इसी तरह से कुछ एडवांस और ऊपर जाएगा तो और कुछ मौजूद होगा उसमें। तो कहने का मतलब होता है कि रैबिट में भी जब हम टेम्पलेट चूज करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन आता है। एक ऑप्शन आता है कि आप एकदम नन उठा लो, नन मतलब ब्लैंक, हाँ इसमें आप कुछ भी नहीं मिलेगा, सारी सेटिंग शुरू से करनी पड़ेगी। ठीक है। और रैबिट ने कुछ ऑप्शन दे रखा है कि आप इलेक्ट्रिकल पे काम करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल डिफॉल्ट मैट्रिक उठा लें, आप अगर आर्किटेक्चर पे काम करना चाहते हैं तो डिफॉल्ट मैट्रिक उठा लें, आप अगर एमएपी पे काम करना चाहते हैं तो सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक उठा लें। और देखिए बीच में मैंने यहाँ पर एक लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया स्टैंडर्ड टेम्पलेट। अब ये हाँ क्या है, मेरा प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं काम करता रहता हूँ, तो मुझे मालूम है कि मुझे उनके, उनका जो स्टैंडर्ड है, मुझे उनके स्टैंडर्ड पे काम करना, तो मैंने उनका टेम्पलेट ही अलग कर रखा है। हाँ क्यों कर रखा है, क्योंकि मुझे हर बार मैं नहीं चाहूंगा कि मैं सिस्टम डिफॉल्ट या नन पे काम करूं और फिर से मैं सारा डेटा स्टोर करूं। अगर कोई एक्सेल पे मान के चलिए कोई आपको फॉर्मूला लगाकर आपने एक बार बनाया है, तो कोई पैटर्न बनाया है, आप चाहोगे कि दूसरा आपको क्वांटिटी या बीओक्यू के लिए आप डेटा फिल करो, तो आप वही फॉर्मूला फिर से लगाओ। आप तो कहोगे कि सिर्फ डेटा बदलेगा, फॉर्मूला वहां पर मौजूद रहना चाहिए। तो वो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया कि एक्सेल में वैसा करते हैं। यहाँ पर एमएपी में क्या है कि आपका स्टैंडर्ड बन जाता है हर के हिसाब से। तो बिगिनर्स के लिए रैविट ने कुछ स्टैंडर्ड टेम्पलेट दे रखे हैं, मतलब सिखाने के लिए। ऑटो कैड, बात है कि ऑटोडेस्क वाले ने रैविट बनाया है, तो बिगिनर्स जब सीखेंगे तो कंपनी के टेम्पलेट पे तो नहीं सीखेंगे। कोई भी कंपनी अपनी टेम्पलेट क्यों देगा सिखाने के लिए, नहीं देगा। उनका तो अपना स्टैंडर्ड टेम्पलेट, वो तो किसी दूसरे क्लाइंट को शेयर ना करते हैं। तो आपको सीखने का लिए जो हेल्प मिलेगा वो किससे मिलेगा, जो रैविट, ऑटोडेस्क का जो रैविट का अपना टेम्पलेट है, हम उससे सीखेंगे। तो टेम्पलेट का हमें डिफिनेशन पता चल गया है कि टेम्पलेट जो है एक प्रोजेक्ट बेस्ड फाइल है। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें टेम्पलेट की जरूरत पड़ती है। क्लियर है ताहिर भाई हाँ यहाँ सर, पर? क्लियर है, समझ में आ गया। किसी भी ठीक है। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए टेम्पलेट चाहिए, हाँ, एक गाइड। मिनिमम एक टेम्पलेट हमें चाहिए ही चाहिए। हाँ सर। अब टेम्पलेट का स्टैंडर्ड कुछ भी हो जाए, लेकिन टेम्पलेट चाहिए, चाहे वो ब्लैंक टेम्पलेट हो या फिर कुछ उसमें फिल हो, पहले से कुछ मौजूद हो टेम्पलेट। हाँ ठीक है। कुछ। अब ब्लैंक और टेम्पलेट, और इसमें टेम्पलेट में मैं फर्क बता देता हूँ। जैसे आप न्यू करोगे और आपने सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक उठाया, ये बताया जा रहा है कि एमएपी के लिए है। ये कौन सा है, एमएपी के लिए। सिस्टम लफ्ज यूज हो गया तो वो एमएपी के लिए है। डिफॉल्ट यूज हो रहा है, सिर्फ डिफॉल्ट लग रहा है, तो वो हाँ आर्किटेक्चर के लिए है। और हाँ इलेक्ट्रिकल तो लफ्ज पता ही चल रहा है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। तो मैं हाँ सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक लेकर अगर मैं ओपन करता हूँ, तो मेरे पास देखिए यहाँ पर ना कुछ ऑप्शन दिख रहा है, एलिवेशन आ रहे हैं ना, नॉर्थ एलिवेशन, ईस्ट, ईस्ट वेस्ट साउथ। और यहाँ पर भी आपको अलग अलग डिसिप्लिन मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल का फ्लोर प्लान अलग है, पावर के लिए फ्लोर प्लान अलग है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड बना के रखा गया है। इसके आगे हम और भी मजीद काम करेंगे तो मेरा स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, लेकिन एक बेसिक स्टैंडर्ड जो होना चाहिए जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ऑटोडेस्क ने दिया है सीखने के लिए। लेकिन अगर हम इस वाले को क्लोज कर दें और मैं यहाँ से न्यू करूं और मैं यहाँ से नन उठा लूं, नन उठाऊंगा, तो मैं जब ओके करूंगा ना, तो ये हमसे पूछेगा कि आपको जो टेम्पलेट बनाना है वो उसका मैट्रिक यूनिट फॉर्म क्या रखना है, इंपेरियल रखना है या मैट्रिक रखना है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इंपेरियल और मैट्रिक फॉर्म क्या होता है। ये पता है आपको थोड़ा सा इसके बारे में पहले से, इंपेरियल और मैट्रिक के बारे में? नहीं सर, उतना नॉलेज तो नहीं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, आपको पता है क्या होता है? तो ये आपने एक, सिर्फ एक पार्ट के बारे में बताया।
जैसे इंपेरियल जो है ना, ये एक तरह के यूनिट को बता रहा है, ठीक है ना। अब हर एक ऑब्जेक्ट या हर एक पार्ट का अलग अलग यूनिट होता है। जैसे आप किसी को मीजर करते हो तो के आप किसी को तौलते हो या उसको आप वेट करते हो, तो आपको केजी में वेट करना है या पाउंड में वेट करना है ना। हाँ सर। तो केजी में अगर वेट हो कर रहे हो तो किलोग्राम, तो हाँ केजी आपका जो है वो आपका कौन सा फॉर्म है, मैट्रिक फॉर्म है। और पाउंड है, अगर पाउंड में वेट किया जा रहा है तो वो इंपेरियल फॉर्म है। कई बार आप देखोगे कि जो आप मेडिसिन का डब्बा लेने जाते हो या कहीं पर बॉक्स आप मेडिसिन का उठाते हो, या फिर कोई जिम वाले बंदे जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो वो अगर कोई प्रोटीन के लिए देखते हैं तो वहां पर ना अ, जो वेट लिखा रहता है वो एलबी में लिखा रहता है, एलबीएस। तो एलबीएस जो होता है वो पाउंड है, लीबियन। एलबीएस क्या है, पाउंड है। क्या हुआ, हाँ जमन है यहाँ पे। तो एलबीएस जो है वो क्या है, पाउंड है। और इसी को अगर कहीं पर जैसे 1 केजी बराबर कितना होता है, कितना एलबीएस होता है, कितना पाउंड होता है, 2.2 के करीब होता है। मतलब 1 केजी है, 2.2 एलबी बराबर होगा, ठीक है। तो कहीं पर आपको अगर 2 केजी का बॉक्स मिल रहा है तो मतलब 2 केजी इंटू 2.2 कर दीजिए, तो उतना एलबीएस लिखा हुआ होगा उसके ऊपर। तो ये जो टर्म है किसी इंडस्ट्री में, जैसे मैं इसकी बात करूं, अमेरिका की बात करूं, तो वहां पर इंपेरियल फॉर्म ज्यादा यूज होता है। ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो वहां मैट्रिक फॉर्म ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो मिली जुली सरकार चलती है, यहाँ तो मर्जी, आपको कोई एक स्टैंडर्ड ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैंने एग्जाम्पल 1 केजी पे दिया, अब इसी को मैं डायमेंशन पे देता हूँ। आप किसी को किसी का डायमेंशन लेना चाहते हो, आप उसकी लेंथ मेजर कर रहे हो या विड्थ मेजर कर रहे हो या हाइट मेजर कर रहे हो या एरिया मेजर कर रहे हो, तो डायमेंशन से रिलेटेड अगर बात करोगे तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ठीक है ना, ये सारी चीजें मैट्रिक के अंदर आती है। और अगर फीट और इंचेस की बात करते हैं तो वो इंपेरियल में आता है। बात समझ रहे हो हाँ सर। आप। तो आपको ये चीज पता होगी कि कहीं भी कंट्री में जब काम होता है तो पूरी चीजें एक फॉर्म में होती है, एक फॉर्मेट में होती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी फ्लोर प्लान को ओपन करोगे और वहां फ्लोर प्लान आपका सारा डेटा एमएम में लिखा हुआ है और आपने बाकी चीज डेटा जो है वो फीट और इंचेस में लिखा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सारी चीजें होंगी तो एमएम में होंगी, है ना। हाँ सर। और सिर्फ एमएम में ही नहीं होगी, इवन कि आप कई बार क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें, इंडिया में गलती कहाँ पर लोग करते हैं, डक्ट, अब डक्ट का साइज लिखा है तो एमएम में लिखा हुआ है। डक्ट का साइज क्या है भाई, 500 बाई 300 उन्होंने दिखा रखा है एमएम में, ये डक्ट का साइज हो गया। और एयर फ्लो, जो उससे एयर निकल रही है, उसकी जो यूनिट होती है वो लिया जाता है या तो क्यूबिक फीट पर मिनट में या लीटर पर सेकंड में। मतलब एयर फ्लो को मेजर करने के लिए भी 2 यूनिट होता है। मैट्रिक फॉर्म में बात करें तो लीटर पर सेकंड, और इंपेरियल फॉर्म में बात करें तो क्यूबिक फीट पर मिनट। तो अब चूंकि आपका जो डक्ट का साइज है, डक्ट का पैरामीटर है आपका एमएम में, और वहां पर वो जो एयर फ्लो लिया हुआ वो क्यूबिक पर फीट पर इसमें मीटर में लिया हुआ। 1 मिनट वेट। हाँ हेलो, बढ़िया सर, आप बताएं। हाँ। हम्म। हम्म। एक, हाँ, एक में मैंने राइजर छोड़ दिया, एक में मैंने रूफ माउंटेड लगाया ना, डिस्कस किया था ना आपके साथ। क्योंकि हमें जगह नहीं मिल रही थी चारों साइड से उस एरिया में, हम बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। मत- मतलब रीजन ये है कि हमें और दूसरे वॉल पे किसी भी साइड पे हम आउटसाइड एयर ले नहीं, सब इसके अंदर आ रहा था, वेयर हाउस के अंदर आ रहा था पार्ट। तो आपने कहा कि ज्यादा दूर नहीं है तो हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो वो मैंने पहले बाहर ही लगाया हुआ था जब डिस्कस। जी जी जी, बिल्कुल।
ठीक है सर, ठीक। ओके। अब ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट की कॉल है। इसको 3 दिन पहले फाइल दिया है, इसको आज चेक करने बैठा है। अब 3 दिन पहले हमारी मीटिंग में डिस्कशन हुई थी कि हम ऐसे ऐसे करने वाले हैं, आई भूल गए, आज चेक कर रहे तो बोल रहे हैं आज ये तूने ऐसा क्यों कर दिया। तो मैंने बताया हमारी डिस्कशन तो हुई थी कि ये वाला यहाँ पर जगह नहीं मिल रहा है, हम लूवर्स बाहर लगा रहे हैं। तब याद आया नहीं। चलिए ठीक है, तो ये इम्पेरियल का और मैट्रिक का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ताहिर भाई? हाँ सर। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिएगा, यहाँ पर हम और इसको हम और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर लगता है कि इसको एक बार और दोहराया जाए तो मैं, आप हाँ सर, बोलिए। एक बार और एक्सप्लेन कर दो सर। एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बेसिकली क्या है, ये आपको जब भी आप कहीं काम करोगे आपको हमेशा 2 यूनिट पे काम करना पड़ेगा। या तो मैट्रिक फॉर्म पे काम करना पड़ेगा या इम्पेरियल फॉर्म पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। अब ठीक। ये चीज मैं आपको थोड़ा सा और आसान करता हूँ, इसको यहाँ से चूज करके हटाता हूँ। अब देखो यहाँ पर ही मैंने नल वाला उठाया था ना, तो इसमें देखिए कोई एलिवेशन नहीं है, कुछ भी हाँ नहीं है, सारी चीजें आपको बनानी पड़ेगी। तो ये इसको हम अवॉइड करते हैं कि अगर हर चीज, बेसिकली एक बेस फाउंडेशन तो हमें मिले, बिल्कुल कोरा पेज मिल रहा है, तो इसको हम अवॉइड कर देंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारा बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है हम उसको ही एडवांस बनाने की कोशिश करें। तो मैं जो बात कर रहा था, जैसे कि मैं अगर सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक उठाता हूँ, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ओपन किया, तो इसके पीछे टेम्पलेट के पीछे लफ्ज क्या दिख रहा है, मैट्रिक। तो ये जो बाय डिफॉल्ट जिस टेम्पलेट है ना, इसके अंदर सारी सेटिंग जो है मैट्रिक फॉर्म में। मतलब अगर आप इसके अंदर सिस्टम के अंदर डक्ट उठाओगे, तो डक्ट पे जितने भी ऑप्शन दिखेंगे आपको क्या दिख रहे हैं, सब मैट्रिक एमएम में। हाँ सर। लेंथ, लेंथ भी आप लेके जा रहे हो तो क्या दिख रहा है, एमएम में दिख रहा है। ये सारी चीजें, सारी सेटिंग ही आपकी क्या होगी, मैट्रिक फॉर्म में। आप अगर यहाँ से एयर टर्मिनल उठाओगे और एयर टर्मिनल को भी लगाओगे, तो इसको आप जब सिलेक्ट करोगे तो इसका देखो एयर फ्लो, फ्लो किस में दिखा रहा है, लीटर पर सेकंड। तो लीटर हाँ, पर सेकंड भी जो एयर फ्लो का मैट्रिक फॉर्म है। ठीक है। तो ठीक। सारी चीजें जो होंगी बाय डिफॉल्ट जो होंगी, ये जो मैट्रिक फॉर्म है। और यही कंपनी, इस बात को हर इंडस्ट्री यही कहती है कि जब आप काम करें तो कंप्लीट एक फॉर्मेट पे काम करें। ऐसा ना है कि आप एयर फ्लो तो दिखा रहे हैं लीटर पर सेकंड में और डक्ट दिखा रहे हैं फीट और इंचेस में, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इंडिया में ये चीजें मिक्स होके काम कर लेते हैं लोग। इंडिया क्या करते हैं कि ये वाला फॉर्मेट तो एमएम में दिखाते हैं और यहाँ पर सीएफएम में दिखाते हैं। देखा है कई बार, देख आपने एजीवीसी फाइल आपने तो नहीं देखा होगा, आपने शायद अगर थोड़ा बहुत ध्यान दिया हो तो शायद देखा होगा कि यहाँ पर एक साइज जो है वो डक की साइज किसमें जा रही है, एमएम में, और लीटर पर ये किस में जा रहा है, क्यूबिक फीट पर मीटर में। तो ये चीजें हमको अवॉइड करनी है, ठीक है ना। तो अक्सर आप जब कोई भी सेटिंग ओपन करेंगे, आपको ध्यान, आपको सीखना है कि कौन कौन सा फॉर्म फॉर्म होता है। तो आप किसी भी एक टेम्पलेट को उठा लोगे ना, जैसे मैट्रिक टेम्पलेट उठाया, आप इसमें जो भी चीज लगा रहे हो ये बाय डिफॉल्ट सारा ही, इसमें डेटा जो होगा वो बाय डिफॉल्ट किस फॉर्म में होगा, मैट्रिक फॉर्म में होगा। तो आपको मैट्रिक फॉर्म में ही मिलेगा। सीखने के लिए आप इसको देख भी सकते हो कि जैसे आपने लेंथ उठा लिया, या आप यहाँ से कुछ एग्जांपल लेके एक यूनिट यूएन, यूएन प्रेस करोगे, यूएन प्रेस करोगे तो देखो लेंथ मिलीमीटर में, एरिया मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में। और उसके बाद आगे आओगे, यहाँ एचवीएसी का पैटर्न ऑप्शन आएगा, तो एचवीएसी में देखो फ्रिक्शन जो है पास्कल पर मीटर में, पावर जो है वॉट में, पावर डेंसिटी वॉट पर मिनट में। ये जितने भी फॉर्मेट हैं ये सब किस में है, मैट्रिक फॉर्म में। हाँ हम चाहे तो बदल सकते हैं, जैसे यहाँ एयर फ्लो किसमें है, लीटर पर सेकंड में। और मुझे अब बदल के काम करना है, माना कि इंडिया के लिए काम करें, वो बोल रहा है कि हमें यहाँ पर दिखाओ, तो हमें ऐसे तो जरूरत नहीं पड़ती, ये स्टैंडर्ड ये नहीं कहता कि आप मिला के काम करें, हर पूरा फॉर्मेट एक जैसा होना चाहिए। लेकिन अगर कहता है तो हम यहाँ से यूनिट को चेंज कर सकते हैं। देखिए क्यूबिक फीट पर मिनट, तो ये जो आप सिंबल्स है क्यूबिक सीएफएम उठा लीजिए, ओके करके अप्लाई कर लीजिए। अब जब आप इस डिफ्यूजर को सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर फ्लो आपको किस में मिलेगा, सीएफएम में मिलेगा। ठीक है ना। इसी तरह से आप अगर यूनिट को यहाँ से यूएन प्रेस किया, और यूएन प्रेस करके लेंथ को मैंने मिलीमीटर से कर दिया फ्रैक्शनल फीट और इंचेस। तो अब क्या होगा, जब मैं यहाँ से डक्ट उठाऊंगा
तो डक्ट पे साइज तो मेरा में ही होगा, लेकिन लेंथ मैंने बदला है, तो लेंथ मेरा देखिए किस में होने लगा, फीट और इंचेस में आने लगा, आ रहा है ना। अब आप बोलोगे कि साइज क्यों नहीं बदल रहा है, तो साइज इसलिए नहीं बदल रहा है कि ये साइज जो है बाय डिफॉल्ट सेट है, ये साइज क्या है, बाय डिफॉल्ट सेट है। तो ये साइज आपका यहाँ पर मैट्रिक फॉर्म में ही दिखेगा। तो ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया मैट्रिक और इंपेरियल का, तो इसमें हम ज्यादा उलझेंगे नहीं, इसमें हम इतना समझेंगे कि हम हमेशा एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। ये इंडिया का जो यहाँ पर जो कुछ छोटी मोटी कंपनियां जो काम करती है, ये कोई अपना इनका स्टैंडर्ड होता नहीं है, ये मिला के काम कर लेती हैं जरूर, लेकिन आप बड़े कंपनी जहाँ बिम पे काम हो रहा है या रेविट पे काम हो रहा है, वहां पर ऐसा नहीं होगा। वहां पर इंपेरियल फॉर्म है तो सारा इंपेरियल फॉर्म है, मैट्रिक फॉर्म है तो सारा मैट्रिक फॉर्म है। क्लियर है। अच्छा चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमें इस बात का देखना है कि जो टेम्पलेट हम देख रहे हैं, ये टेम्पलेट हमें कहाँ मिलता है। आखिर हम रैविट जब इंस्टॉल करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि रैविट के इंस्टॉलेशन के बाद हमारा कुछ डेटा जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो स्टोर कहाँ होता है। तो हम यहाँ से कई बार आप देखिएगा कि आप यहाँ से न्यू कीजिएगा तो इसके अंदर कोई भी चीज लोड नहीं होगा, सिर्फ नन होगा। तो आप यहाँ से लोड कैसे कर पाएंगे, आप यहाँ पर चाहते हैं ना, जैसे मैंने लोड कर रखा है, तो आपको अगर सिर्फ नन मिलेगा तो आप दूसरी चीजों को यूज ही नहीं कर पाओगे। तो आप चाहोगे कि मैं दूसरे पार्ट को यूज करूं, तो यहाँ से आप चलते हैं, अब हम यहाँ से ड्राइव पे। तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो उसका डेटा सी ड्राइव में वो स्टोर होता है, उसकी सेटिंग रखी जाती है, सारी सी ड्राइव में जाता है। रैविट जब इंस्टॉल करते वक्त यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है ऑटो, आपको यहीं पर ऑप्शन आ जाएगा सबसे पहले इस ऑटोडेस्क का। ठीक है, तो ऑटोडेस्क के अंदर ना आप उसको डिलीट कर देना, क्योंकि वो आपको एक्सट्रैक्ट जब आप करते हो ना तो वो फाइल स्टोर कर देता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जाना है सी ड्राइव में प्रोग्राम डेटा में। कहाँ जाना है, प्रोग्राम डेटा में। अब यहाँ पर भी एक पार्ट आता है, प्रोग्राम डेटा हाइड हुआ तो कैसे अनहाइड करेंगे। जैसे ही आप सी ड्राइव में गए और आप ढूंढ रहे हो तो आपको यहाँ पर प्रोग्राम डेटा मिल ही नहीं रहा है, प्रोग्राम डेटा नहीं मिल रहा है। तो प्रोग्राम डेटा नहीं मिल रहा है तो प्रोग्राम डेटा आप ढूंढोगे कैसे। तो प्रोग्राम डेटा के लिए हमें यहाँ पर अगर विंडोज, अब ज्यादातर 10 विंडोज 10 और विंडोज 11 होते हैं लोगों का, 7 तो अब यूज होते नहीं। तो अगर विंडोज 10 है किसी के पास, तो वहां पर उसे ऑप्शन में जाकर, यहाँ पर ये एक ऑप्शन आता है, सॉरी व्यू के अंदर शो और हिडन आइटम। हिडन आइटम देखिए चेक है, ऑन है। अगर ये ऑफ कर दूं मैं यहाँ से, तो यहाँ देखिए प्रोग्राम डेटा यहाँ से क्या हो गया, हाइड हो गया ना। तो अगर कोई हाँ बंदा यहाँ पे जाता है और देखेगा कि प्रोग्राम डेटा मैंने बताया है और उसको प्रोग्राम डेटा नहीं मिल रहा है, तो मतलब वो वहां से जाएगा व्यू में, व्यू में जाएगा शो में, शो के बाद हिडन आइटम पे क्लिक करेगा, तो जो जो पार्ट हिडन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। मुझे यहाँ पर किसकी जरूरत थी, प्रोग्राम डेटा की, तो प्रोग्राम डेटा में हम चले जाएंगे। अगर विंडोज 10 है, आपके पास कौन सा है, विंडोज 11 है या 10 है। 10 है सर। आपका भी 10 है, हाँ सर। 10 है तो 10 में ये आप पैटर्न आपको नहीं मिलेगा, मतलब आपको ये वाला जो इंटरफेस है वो नहीं मिलेगा। तो आपका इंटरफेस कैसा होगा मैं दिखा देता हूँ। आपका इंटरफेस मैं विंडोज 10 का दिखाता हूँ, एक मिनट। अ, यहाँ से सर्च करके दिखा देता हूँ, इससे आपको अंदाजा हो कि आपको व्यू में कहाँ पे जाना। विंडोज 10 इंटरफेस और व्यू। ये बात दिख रहा है आपको, हाँ सर। तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ये बहुत छोटा दिख रहा होगा आपको। अब ये देखिए, ये देखा। विंडोज 10 में जब आप ओपन करोगे तो आपको ऐसा दिखता है, दिखता है ना, ऐसा आपका ओपन होता है। हाँ सर। तो यहाँ व्यू आ रहा है आपका, तो इस व्यू पे जैसे क्लिक करोगे ना आप, तो आपका एक टैब ओपन हो जाएगा।
टैब ओपन, कैसा टैब ओपन हो जाएगा दिखाता हूँ। व्यू पे हिडन आइटम, व्यू हिडन आइटम, ये देखिए जब आप व्यू पे क्लिक करोगे ना अपने, तो आपको ये वाली रिबन ओपन हो जाएगी। ऐसे रिबन आपको यहाँ पर हिडन आइटम का ऑप्शन आएगा, अगर आपका विंडोज 10 है तो। मेरे पास विंडोज 10 नहीं है, मैं इसको सर्च करके दिखा रहा हूँ इमेज पे आपको। लेकिन आप जैसे व्यू पे क्लिक करोगे, जैसे आपने यहाँ पर ओपन किया तो ऊपर ऑप्शन आ जाएगा होम का, शेयर का, व्यू पे क्लिक कर लेना। व्यू पे क्लिक करोगे तो ये रिबन आपको वैसे ओपन हो जाएगा। अब ये रिबन आपका जैसे ओपन होगा, इस रिबन पे आप यहाँ पर, सॉरी आ गया, ये देख रहे हो ये वाला पार्ट, हाँ सर। ये आपका हिडन आइटम है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप हिडन आइटम पर क्लिक करोगे, चेक कर लेना। जैसे चेक करोगे आप अपने पीसी पे, सी ड्राइव पे जाओगे, प्रोग्राम डेटा आपको दिख जाएगा। ठीक क्लियर है। है? ठीक है सर। तो आप जैसे प्रोग्राम डेटा पर आप आओगे तो प्रोग्राम डेटा आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब इसमें एक ऑप्शन आता है ऑटोटेक्स्ट, ऑटोटेक्स्ट पे चले गए। ऑटोडेस्क पे जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर RVT। अब मेरे पास देखो 2017, 2019, 2020, 2021 ये सारी फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो मैंने ये सारे इंस्टॉल किए थे तो वो वहाँ पर दिख रहे हैं। आप जो भी इंस्टॉल करोगे उस वर्जन का आपको ऑप्शन दिखेगा। आप 2020 इंस्टॉल कर रहे हो तो 20 दिखेगा, 2021 इंस्टॉल कर रहे हो तो 21 दिखेगा। तो यहाँ पर RVT 2020, अभी मैं 220 पे पढ़ा रहा हूँ तो 20 पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, इंस्टॉल करते वक्त यहाँ पर आप मुझसे पूछो कि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस क्यों हैं। मतलब आपने 21 भी इंस्टॉल कर रखा है, 20 भी इंस्टॉल कर रखा है, क्यों किया रखा है? रेविट में ये ऑप्शन है क्योंकि ऑटो कैड पे क्या होता है कि आपका कोई भी बंदा काम कर रहा है, वो उसके पास एक ही ऑटो कैड है। यानी कि आज बहुत सारे बंदे अभी भी 2014 पे या 13 पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो अपग्रेड ही नहीं कर पा रहे हैं, कर रहे हैं क्यों? क्योंकि उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही। जो अदर जो फाइल आज भी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, अगर उन्होंने कोई ऑप्शन दे रखा है, एक मिनट, हेलो, हेलो, हाँ मैं मीटिंग कर रहा हूँ सर एक किसी से। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑटो कैड में अगर कोई 2020 पे काम कर रहा है, लेकिन वो अगर उसको मैं बोल दूं कि भैया तुम इसको लोअर वर्जन में सेव कर दो, तो ऑटो कैड में ऑप्शन आता है लोअर वर्जन में सेव करने का। अगर वो 2020 पे काम कर रहा है तो वो सेव एज 2010 कर दे, क्योंकि उसको पता है कि मिनिमम 2010 से नीचे तो कोई काम कर ही नहीं, आज तक चल ही नहीं रहा होगा। तो जिसको भी वो हम फाइल भेजेंगे, तो चाहे उसके पास 2013 हो, 2014 हो, 2015 हो, क्योंकि हमने सबसे लोअर फॉर्मेट में अपने फाइल का को रखा है, तो वो हर पे खुल जाएगा। ठीक है। ऑटो कैड पे ये प्रॉब्लम नहीं होती थी, अगर रेविट में ये ऑप्शन हटा दिया है। रेविट में लोअर वर्जन में आप सेव नहीं कर सकते। तो मसला ये होता है कि अगर मेरे प्रोजेक्ट्स, मेरे 4 क्लाइंट हैं और 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और चारों अलग अलग वर्जन पे हैं, तो मेरे पास चारों सॉफ्टवेयर होने चाहिए। क्योंकि अगर वो क्लाइंट कह रहा है कि मुझे 2019 में चाहिए फाइल, तो मुझे 2019 पे बनाना पड़ेगा, और अगर 2020 पे चाहिए तो 20 पे बनाना पड़ेगा। ऑटो कैड में कोई ऐसा डिमांड नहीं होता है। तो इसलिए इस वजह से लेकर हमें, आप कभी किसी कंपनी में काम करोगे आगे तो देखोगे एक ही सिस्टम पे उसके पास मिनिमम 3 वर्जन इंस्टॉल होते हैं। जो लाइसेंस वाले यूज करते हैं, लाइसेंस वाले के लिए ये ऑप्शन होता है कि पायरेटेड तो 19 भी डाउनलोड कर लेता है, कोई 17 भी डाउनलोड कर लेता है, वो मर्जी है। लेकिन मैं लाइसेंस की बात करता हूँ। लाइसेंस जो जेन्युइन यूज कर रहे हैं उनके साथ 4 साल का बैकअप देते हैं वो। अगर 2024 आ गया है तो आप 2020 तक इंस्टॉल कर सकते हो, 2019 का इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहेंगे कि आप बहुत पीछे चल रहे हो।
अब क्लाइंट भी बहुत, ज्यादातर क्लाइंट जो है वो, क्योंकि वो इसलिए करता है वो 4 साल का ऑप्शन, कि हो सकता है कि आपका मिनिमम कोई प्रोजेक्ट 4 साल तक चल सकता है, और 4 साल पहले कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है 2019 पे, तो हो सकता है कि आपको ये ऑप्शन दे दे कि चलिए ठीक है आप 4 साल, लेकिन इससे ये अगर वो रेगुलर छोड़ दे सब, तो कल को क्या हो सकता है कि कुछ क्लाइंट ऐसी है जो कि पायरेटेड यूज कर रही, कुछ क्लाइंट ऐसी है कोई पायरेटेड अगर यूज कर रहा होगा, तो उसने 2019 में काम किया होगा, अगर वो दूसरे को किसी बंदे को काम करने के लिए देता है और वो जेन्युइन है, तो वो मना कर देगा कि भैया मैं तो 2019 में काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा यहाँ पर लाइसेंस हम यूज कर रहे हैं और लाइसेंस में मेरे पास 4 साल का ही पीछे का, यानी हम 2020 ही लास्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, 2019 इंस्टॉल ही नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन होता है, तो ये कुछ सिक्योरिटी के पर्पज से यहाँ पर रेविट में कुछ पॉइंट रख दिया है कि वो आप लोअर वर्जन में सेव ही नहीं कर सकते। आपको अगर 4 अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो आपको चारों प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिकल वाले वहां पर दूसरे जगह पर 19 पे काम कर रहे हैं, या आर्किटेक्चर 19 पे काम कर रहा है, या स्ट्रक्चर 19 पे काम कर रहा है, तो आप 20 पे काम नहीं करोगे, आप भी 19 पे काम करोगे। क्लियर हो गया ये बात? हाँ सर। तो अब यहाँ पर जो ये फाइल, जो इम्पोर्टेंट फाइल की मैंने बात की थी, ये फाइल RVT 2020, ये फाइल आपको देखना है। मेन असल तो सारी फाइल्स स्टोर होती हैं, ये भी स्टोर हो जाएंगी, लेकिन इसमें जो अंदर में डेटा होता है ना, वो मिस हो जाता है कई बार। अब इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर जाते हैं तो हमें देखिए यहाँ पर कुछ टेम्पलेट का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, लाइब्रेरीज का ऑप्शन नजर आ रहा है ना। तो हम सबसे पहले टेम्पलेट पे बात करते हैं, टेम्पलेट पे आते हैं। अब टेम्पलेट के अंदर जाने के बाद हमें यूएस मैट्रिक का ऑप्शन नजर आ रहा है और यूएस इंपेरियल का ऑप्शन दिख रहा है। तो यूएस मैट्रिक ये हमने अभी बता दिया कि क्या है। हाँ अब सर। हमें टेम्पलेट चूज करना है, सपोज मेरा इलेक्ट्रिकल का काम है, इलेक्ट्रिकल का टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं, तो हम यूएस मैट्रिक, क्योंकि मेरा सारा काम मैट्रिक पे होगा, तो हम यूएस मैट्रिक के अंदर जाकर इलेक्ट्रिकल वाला ऑप्शन चूज करेंगे। और अगर हमारा इंपेरियल पे हो रहा है तो इंपेरियल के अंदर जाके इलेक्ट्रिकल वाला ऑप्शन यूज करेंगे। दोनों में है, बस अंदर में जो सेटिंग है ना बाय डिफॉल्ट यूनिट का, वो चेंज है। बात समझ रहे हैं? हाँ सर। तो हमने जब चूज करना होता है हम इस बेस पे करते हैं। तो कंपनी के पास भी अलग अलग, उनके पास दो तरह का स्टैंडर्ड मौजूद होता है, कि कुछ बाहर का प्रोजेक्ट है। अब कोई क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया का भी हो सकता है, कोई क्लाइंट अमेरिका का भी हो सकता है, यूएस का भी हो सकता है। अब यूएस के सारा काम इंपेरियल पे हो रहा है तो उसको इंपेरियल स्टैंडर्ड का यूज करना पड़ता है, और फिर नहीं तो मैट्रिक स्टैंडर्ड यूज होगा। मैं जो यहाँ बताऊंगा वो मैट्रिक पे बताऊंगा, क्योंकि हम लोग ज्यादातर यहाँ पर जो यूज करेंगे, गल्फ में का भी काम जो होता है वो मैट्रिक पे होता है, तो मैट्रिक वाला ही यूज करेंगे तो यहाँ पर। तो अब आ जाते हैं यहाँ से। हाँ, बशर्ते गल्फ का प्रोजेक्ट जो है वो मेन क्लाइंट उसका बाहर का ना हो। ऐसा ना हो कि गल्फ वालों ने प्रोजेक्ट उठाया और उठाकर इंडिया वालों को दे दिया, तो फिर हो सकता है कि आपका फॉर्मेट इंपेरियल पे जा सकता है। तो इसके अंदर आप चलते हैं मैट्रिक में। अब इस जगह देखिए, इसमें ना बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट टेम्पलेट है वो हमें गौर करना है। एक तो हमें देखना है डिफॉल्ट। अगर सिर्फ डिफॉल्ट लगा हुआ है तो ये आर्किटेक्चर है। ये बाकी जो है नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिकल के नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के नाम से पता चल रहा है मैकेनिकल, प्लम्बिंग के नाम से ही पता चल रहा है प्लम्बिंग, स्ट्रक्चर के नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन के नाम से ही पता चल रहा है कि ये भी स्ट्रक्चर का ही कोई पार्ट होगा। लेकिन एमएपी जो है वो हमें दो ही पर ध्यान देना है, क्योंकि सिस्टम के नाम से हमें नहीं पता चलता है कि सिस्टम क्या है, तो हम समझ इसको जान लें कि सिस्टम जो है वो एमएपी के लिए यूज हो रहा है, और डिफॉल्ट सिर्फ जो है वो आर्किटेक्ट। आर्किटेक्चर के लिए। खत्म। बाकी आप इंपेरियल में भी आएंगे तो इंपेरियल में भी सारे टेम्पलेट होंगे। किसी किसी टेम्पलेट में आपको यहाँ पर इंपेरियल लिखा हुआ मिल सकता है, किसी में कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो आप समझ लेना कि वो इंपेरियल ही है। और इंपेरियल के अंदर अगर फोल्डर है तो इंपेरियल ही है ना। और अगर खाली सिर्फ आपने किसी ने नाम बदल दिया, अब एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, किसी ने आपका इसका नाम दे दिया XYZ, और नाम बदल कर आपको सिर्फ मेल कर दिया कि ये लो मेरा टेम्पलेट है, इसको यूज करो, तो पता कैसे चलेगा कि वो टेम्पलेट इंपेरियल है या? तो आप फिर उसको ओपन करके देख, ओपन करो और उसमें डक्ट ड्रॉ करो। अगर जैसे मैं यहाँ से जैसे रैबिट पे आता हूँ और मैं इंपेरियल अगर उठाता, न्यू करता और यहाँ से ब्राउज करके मैं यहाँ से इंपेरियल फॉर्म का सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक उठाता, ठीक है। अगर ये मुझे मेल कर दिया मान के चलो किसी ने, और मुझे नहीं पता कि वो इंपेरियल है या
मैट्रिक है, तो मैं यहाँ से अगर कोई भी पार्ट उठाऊंगा, जैसे वॉल भी उठाऊंगा, तो सारी चीजें इवन देखो जो रेशियो वगैरह जितने भी स्केल हैं, रेशियो हैं, सब चीज बाय डिफॉल्ट किस में होंगे? डक्ट उठा लो, डक्ट का साइज देखो इंचेस में है ना। अभी हमने जब मैट्रिक उठाया था किस में था डक्ट का साइज? एमएम में। तो जो सेटिंग सारी किस में होंगी? वो इंचेस में होंगी। हमें ऐसे भी पता चल जाएगा, तो हमें यहाँ से पता चल जाता है। और वो खुद भी, अगर कोई क्लाइंट है अगर अपना टेम्पलेट दे रहा है तो वो खुद भी बता देगा कि भाई मेरा काम सारा इसमें होता है, हम लोग पूछ भी लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ टेम्पलेट का। टेम्पलेट की लोकेशन यहाँ पे होती है। अच्छा, ये मैंने RVT 2020 में देख रहा। अगर आपके पास 22 है मान के चलिए, तो हो सकता है कि कुछ इस तरह का आपको फॉर्मेट मिले, जैसे मैंने बोला 21 भी है। 21 में जाते हैं और टेम्पलेट ओपन करते हैं, तो यूएस मैट्रिक और यूएस इंपेरियल का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब आप सोचोगे कि भाई मैंने तो पढ़ाया था यूएस मैट्रिक यूएस इंपेरियल, यहाँ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा, इंग्लिश, इंग्लिश इंपेरियल। क्या ऑप्शन आएगा? इंग्लिश और इंग्लिश इंपेरियल। अब एडवांस में हो सकता है 2022 2023 में यही फॉलो हो रहा है, 20 तक वो फॉलो हो रहा था। तो अब भी आपका इंग्लिश इंपीरियल अगर आता है तो भी आपको परेशान नहीं होना। इंग्लिश में जाओगे तो यहाँ सारे मैट्रिक आपको, सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक भी यहाँ मिल जाएंगे, मैकेनिकल भी, इलेक्ट्रिकल भी मिल जाएंगे और डिफॉल्ट भी मिल जाएगा। बाकी दूसरे को हमें ध्यान नहीं देना। ठीक है, उसके बाद इंपेरियल पे जाएंगे तो वो मिल जाएगा। क्लियर है? अच्छा। अब आ जाते हैं यहाँ से 20 में, हम आ जाते हैं 20 में। अगला जो ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है लाइब्रेरी का। अब लाइब्रेरी जो है, यहाँ सारी फैमिलीज होती हैं। रैबिट की क्या होती है? फैमिलीज होती है। फैमिलीज का जो ये है मतलब है, यहाँ पर फैमिली का मतलब होता है कि रैबिट जो भी आप आर्किट रैबिट में काम कर रहे हो। हम्म, अच्छा एक मिनट रुका, वेट, आप उसको रोटेट क्यों कर रहे हो? आप उसको वहां से अलाइन करना चाह रहे हो, तो आप तो 3D में रोटेट कर रहे हो। हाँ, तो कैड में आप पूरी तरह से इसको ये क्यों घुमा रहे हो? किस पे उल्टा आ रहा था? कैड पे उल्टा आ रहा था? नहीं, फाइल तो उल्टी नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, एक मिनट वेट करना था। यही है, आप बिल्डिंग के ओरिएंटेशन पर चेंज कोई करोगे, आपका बिल्डिंग का ओरिएंटेशन यही है साइड से। हाँ, रैबिट पे जाओगे तो बिल्डिंग का ओरिएंटेशन उसने सीधा कर दिया, तो आपको कैड को वहां से अलाइन करना पड़ेगा। तो आप देखिए लाइब्रेरीज में क्या होता है कि आपकी रैबिट में बहुत सारे फैमिलीज जो होते हैं, जैसे लाइक आपको कोई इलेक्ट्रिकल के लिए पैनल बोर्ड चाहिए, तो पैनल बोर्ड आपको बनाने नहीं पड़ते हैं, पैनल बोर्ड बने बने ब्लॉक मिलते हैं, 3D ब्लॉक मिलते हैं। जैसे एग्जांपल दे दिया कि आपको बल्ब लगाना है या लाइट लगाना है, तो आपको सिर्फ लाइटिंग, आपको फैमिली में जाओगे लाइब्रेरीज में, तो और यूएस मैट्रिक या यूएस इंपेरियल यहाँ का भी ऑप्शन आता है। इसमें आपको देखो यहाँ लाइट, लाइट के अंदर आपको मिल जाएगा लाइटिंग, बहुत सारी लाइटिंग, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल लेना है तो इतनी सारी लाइट। तो ये सारी फैमिलीज यूज होती है। तो इसी जिस तरीके से आपका टेम्पलेट एक अलग टॉपिक है, वैसे ही यहाँ पर एक अलग पार्ट क्या होता है, लाइब्रेरीज होता है। टेम्पलेट को हम यूज करते हैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, लाइब्रेरीज डायरेक्ट यूज होता है प्रोजेक्ट में कोई चीज लगाने के लिए या दिखाने के लिए। ठीक है, तो आपको हमेशा ठीक है जी। लाइब्रेरीज जो है वो हमेशा यूज होंगी। अब लाइब्रेरीज आपको बनानी भी पड़ सकती है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बनी बनाई लाइब्रेरीज है। तो हम आगे देखेंगे कि हमें लाइब्रेरीज जो है बनी बनाई जो मिलती है तो वो हम कैसे यूज करते हैं। और लाइब्रेरीज अगर हमें नई बनानी पड़े, यानी फैमिलीज हमें नई बनानी पड़े, फैमिली अगर बनाना है तो हमें फैमिली टेम्पलेट का यूज करना है। तो ये तीन चीजें हमें याद रखनी है कि टेम्पलेट, जब भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए टेम्पलेट का यूज कर पड़ता है, और नई फैमिली बनाने के लिए फैमिली टेम्पलेट की यूज करता है। और फैमिली हमें यहाँ पर बनी बनाई मिल भी जाती है।
और हमें सीखना है आगे कि हम फैमिली, अगर कुछ फैमिली ऐसी हैं जो नहीं में मेरे पास है और हमें अपना बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं, वो चीजें हमें यहाँ से मिले। क्लियर है हाँ जी। क्या? नहीं, जेनरिक में कुछ नहीं है, जेनरिक में यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है ना। ये सर ऑप्शन क्यों होता है जेनरिक वाला? जेनरिक असल में देखो जेनरिक ही है, ये भी फैमिलीज जो है ना जेनरिक ही है। अगर रैविट में जो बाय डिफॉल्ट फैमिलीज यूज होती हैं उसको जेनरिक फैमिली ही कहलाती है। इसने नाम फोल्डर बनाया है, कायदे से इसको होना करना चाहिए था कि जेनरिक के अंदर इन दोनों को डालना चाहिए, है ना। ठीक है। ये सारी फैमिली जेनरिक फैमिली है। जेनरिक फैमिली उस फैमिली को कहते हैं जो कि आपका बाय डिफॉल्ट ऑटोडेस्क ने कुछ बना के दिया है। आपने कोई अपने से कोई मैन्युफैक्चरर से बनवा कर या कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर लगा के उसको नहीं बनवाया है, वो फैमिली जेनरिक फैमिली नहीं कहलाएगी। जेनरिक फैमिली जैसे कि आपने किसी मैन्युफैक्चरर से कहा कि ये यहाँ पर ना एक इक्विपमेंट्स यूज हो रहा है, ये तुम्हारी कंपनी का यूज हो रहा है, तो तुम ये डेटा जो है ना, इसका डायमेंशन, इसकी ड्राइंग सब हमको प्रोवाइड करो, पीडीएफ दो, इसको मेरे काम जो है रेविट पे हो रहा है, रेविट की फैमिली प्रोवाइड करो। तो वो जब फैमिली बनाएंगे उस फैमिली को हम जेनरिक फैमिली नहीं कहेंगे, उसका कुछ स्टैंडर्ड होगा, वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो उस फैमिली को हम जेनरिक फैमिली नहीं कहते हैं। जेनरिक फैमिली वो कहता है जो आम फैमिली हुआ, और जिसमें कोई जैसे जेनरिक मेडिसिन होता है ना, एक हाँ सर। मेडिसिन बनी, जेनरिक मेडिसिन बनी, उसका कॉस्ट क्या आता है, नॉर्मल 1 रुपए। अब कंपनी क्या करता है, उसमें अपना अपना टैग लगा देता है, कुछ मॉडिफाई कर दिया, कुछ एक चीज ऐड कर दिया और उसमें टैग लगा के उसी 1 रुपए को 100 रुपए में बेच रहा है। तो वो अब वो जेनरिक मेडिसिन नहीं हुई, उसमें वो कंपनी का लेवल लग गया। तो जो चीज बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाती है, जो एकदम नीचे स्तर की, नीचे लेवल की, उस फैमिली को भी यहाँ पर हम क्या कहते हैं, जेनरिक फैमिली कहते हैं। ठीक है। तो कई बार आपको कंपनी बोलती है, आप कहीं काम कर रहे हो तो आपको ऐसा सुनने को मिलेगा, मैं क्लाइंट्स मिला, क्लाइंट मुझे प्रोजेक्ट्स मिलता है तो मैं बात करता हूँ कि हाँ, जब फैमिली कहाँ से मिलेगा मुझे। मतलब अगर आप काम करवा रहे हो और आप कॉन्ट्रैक्टर हो, तो कॉन्ट्रैक्टर अगर प्रोजेक्ट देता है तो कॉन्ट्रैक्टर मेरे से लास्ट काम करवा रहा है, आखिरी काम है। अब कंसल्टेंट ने काम करके फाइल दे दिया है तो कंसल्टेंट कभी भी एग्जैक्ट फैमिली पे काम नहीं करता है, क्योंकि कंसल्टेंट सारा फोकस कंसल्टेंट का होता है एग्जैक्ट डिजाइन पे, कैलकुलेशन पे। वो आपको पैरामीटर बताएगा कि यहाँ पर इस कम ये आपको इतनी कैपेसिटी का ये यूनिट लगाना है या चिलर लगाना है या एचयू लगाना है। मगर जब कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा, वो उस वक्त डिसाइड, कॉन्ट्रैक्टर को जब प्रोजेक्ट मिलता है तो वो उस टाइम तक डिसाइड हो जाता है कि हम किस ब्रांड की कौन सी चीज लगा रहे हैं। कंसल्टेंट जब काम करता है तो उस वक्त डिसाइड नहीं होता है कि इसमें इस जगह पर जो पंखे लगेंगे ये इस फैमिली, इस कंपनी का लगेगा। वो उसने 4 ऑप्शन दे दिया कि आप इस कंपनी का भी लगा सकते हो, इस कंपनी का भी लगा सकते हो, ये। अब 4 में जो बेहतर कंपनी फाइनली डिसाइड होगी वो आपका डन होता है। तो जब आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि इस कंपनी का लगने वाला है और हर कंपनी का साइज एंड शेप अलग है, तो फिर हम वेट करते हैं इस प्रोजेक्ट में। आखिर में जो कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट मिलता है वो यहाँ पर इक्विपमेंट्स को फिर से रिवाइज करता है। कंसल्टेंट की जगह पर जो फैमिली यूज होती है वो जेनरिक फैमिली यूज होती है, क्योंकि वहां पर वो खुद से बनाकर एक अपने हिसाब से, क्योंकि उनको ये पता नहीं होता कि अभी फाइनल स्टेज पे हमारा क्या होगा। जेनरिक फैमिली मतलब अगर वो उन्होंने खुद से भी काम कर रखा है तो भी उसको जेनरिक ही फैमिली एक तरह से कहेंगे, क्योंकि अभी ये स्टैंडर्ड फैमिली नहीं कहलाई है। ये स्टैंडर्ड फैमिली स्टैंडर्ड पैरामीटर पे आती है। स्टैंडर्ड पैरामीटर का मतलब हुआ आपको एग्जैक्ट पता हो कि ये एग्जैक्ट इस डायमेंशन का है, तब वो स्टैंडर्ड कहलाए। आप किसी भी डायमेंशन पे कुछ भी बना दिया तो वो स्टैंडर्ड नहीं कहलाएगा, वो जेनरिक कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गई ना बात, कॉन्सेप्ट जेनरिक और स्टैंडर्ड में। हाँ ठीक है। सर। तो ये होता है। तो हम लोग बहुत बार ऐसे क्लाइंट से वो बात करते हैं कि अभी फैमिलीज तो है नहीं, तो वो हमसे बोल भी देता है कि आप जेनरिक फैमिली यूज कर लो। तो जेनरिक फैमिली का मतलब कोई भी फैमिली यूज कर लो। अभी हम फैमिली पे बात नहीं कर रहे हैं आपसे, आप मुझे ड्राइंग बना के दो। अब एच यूज आपके 5000 सीएफएम के हैं, साइज आपको नहीं पता, ठीक है, कोई भी साइज अपने हिसाब से। अब आपका एक्सपीरियंस तो ये कहता है ना कि आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, तो आपने 5000 सीएफएम के अलग अलग जगह पर अलग अलग ब्रांड के आपने इक्विपमेंट्स लगाए हैं। ठीक है, तो आप किसी भी एक ब्रांड को फॉलो करते हुए साइज लगा दो। जब फाइनल में जब ये डिसाइड होगा कि कौन सा पार्ट लगना है तो वो कॉन्ट्रैक्टर उसको बदल देता है। तो ये हो गया हमारा जेनरिक। क्लियर हो गया। तो हाँ यहाँ पर ये जो था हमारा, जो आज अभी का जो ये था क्लास था, वो आज टेम्पलेट के ऊपर था कि हम टेम्पलेट
आपको कैसे कहाँ, ये जब भी आप रैपिड इंस्टॉल करेंगे तो ये टेम्पलेट्स आपको देख लेना है। अगर ये टेम्पलेट मिस हो गया है, मतलब आपको अंदर जाने के बाद कोई भी डेटा नहीं मिलता है, 20 के अंदर गए या 21 के अंदर गए और आपको टेम्पलेट्स गए और टेम्पलेट्स में यूएस मैट्रिक के अंदर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, तो आपको फैमिली लेनी पड़ेगी किसी से, मुझसे लेनी पड़ेगी, या मैं आपको इस जगह पर लाके सेव करना पड़ेगा। क्या नहीं, मतलब आपका ये मिस हो गया इंस्टॉलेशन के वक्त, फैमिली आपकी मिस हो गई है, तो आपको फैमिलीज या ये टेम्पलेट्स ये लेने पड़ेंगे। तो आप एक दफे जब इंस्टॉल कर लो, एक अभी क्लास के बाद तुरंत मैसेज करना, टैग लगाना, और आप जो रन कर रहे हो, रन में जो स्क्रीनशॉट मांग रहा है वो तो पिक लेके वो आप दिखाना उनको कि ये आ रहा है, और वो तुरंत रिजॉल्व कर देंगे आपको। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम न्यू पे जाएंगे। न्यू पे हमने उठाना है अभी, जैसे मैंने सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक उठाया, हमने ओपन किया। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा इंटरफेस अंदर का समझ लेते हैं। जब भी कोई प्रोजेक्ट्स आप ओपन करोगे, तो प्रोजेक्ट्स में जैसे ही ओपन करते हैं हम, तो यहाँ पर हमें जो ये ऊपर का ऑप्शन आता है, ये हमारा रिबन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रिबन कहलाता है। और ये वाला पार्ट जो है वो क्या कहलाता है? ब्राउजर, प्रोजेक्ट ब्राउजर। यहाँ देखो क्या लिखा हो, प्रोजेक्ट ब्राउजर। और ये ऑप्शन जो कहलाता है, प्रॉपर्टी कहलाता है। और प्रॉपर्टी के अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये आपका टाइप प्रॉपर्टी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? टाइप प्रॉपर्टी, है ना। जितने भी ऑप्शंस आपकी प्रॉपर्टी आते हैं, उसकी अंदर के टाइप में अगर एडिट करना है तो आपको टाइप प्रॉपर्टी ये कहलाता है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो रिबन है, रिबन के अंदर हम देखेंगे कि हमें अंदर में बहुत सारे टूल्स मिल रहे हैं, लेकिन टूल्स किस पे हैं? उससे पहले पहले हमें यहाँ पर आपको अलग अलग टैब मिलेंगे, देख रहे हैं। और अलग टैब में अलग अलग पैनल्स होते हैं। जैसे कि ये आर्किटेक्चरल टैब है। आर्किटेक्चरल टैब में देखो, बिल्ड का ये, इसको अगर ड्रैग करके बाहर करेंगे तो ये बिल्ड टैब पैनल है। मतलब इस पैनल में सारी बिल्ड करने के लिए जितनी भी टूल्स यूज होंगी, यानी बनाने के लिए, जो भी वॉल बनाना है, डोर बनाना है, विंडो बनाना है, कॉलम बनाना, रूफ बनाना, ये बिल्ड पैनल्स में आते हैं। इसको मैं दोबारा से यहाँ से अगर कट कर दूं तो ये वापस उस जगह चला जाएगा। इसी तरह से स्ट्रक्चर में आएंगे तो ये सारा जो टूल्स मिलेगा वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड मिलेगा, और उसके अंदर अलग अलग पैनल्स होंगे। स्टील से रिलेटेड भी, ये भी स्टील स्ट्रक्चर वालों के लिए आता है। और हमारा जो पार्ट आता है वो सिस्टम आता है। सिस्टम के अंदर एचवीएसी, फैब्रिकेशन, मैकेनिकल, पाइपिंग एंड प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ये सारे जो हमें यूज करने हैं। क्लियर है भाई? हाँ सर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर से, अगर अब हमारा जो ब्राउजर है, ब्राउजर में क्या होता है? प्रॉपर्टी में तो हमें ये समझ में आता है कि प्रॉपर्टी जो है, कभी भी हम जब काम करते हैं, किसी भी टूल्स को ओपन करेंगे, ड्रॉ करना है, वॉल ड्रॉ करना, डोर एक्स वाई जेड, कुछ भी कंपोनेंट्स हमें उठाना है, तो अगर हम उसे ओपन करेंगे तो वो पार्ट हमारा, सारी उसकी सेटिंग्स हमें प्रॉपर्टी में मिलेगी कि हमें कितने ऊपर से ड्रॉ करना है, उसको उसका साइज क्या रखना है, उसके उसका सिस्टम सप्लायर रखना है, रिटर्न ईयर रखना है, क्या रखना है, वो सारी चीजें हमें प्रॉपर्टी में ही डिफाइन करनी होगी। तो अगर प्रॉपर्टी ऑफ है तो हम काम नहीं कर पाएंगे, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो प्रॉपर्टी हमेशा सामने ऑन होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी ऑन होने के लिए हम राइट क्लिक पे प्रॉपर्टी डायरेक्ट क्लिक करेंगे, ये प्रॉपर्टी ओपन हो जाता है। अच्छा, प्रॉपर्टी किसी ऐसा जगह पर प्रॉपर्टी हमें यहाँ से ऑन नहीं होता। जैसे हम अगर सपोज हम यहाँ से शीट पे आते हैं, और शीट पे हम राइट क्लिक पे, यहाँ तो अभी प्रॉपर्टी दिख रहा है आपको, ठीक है, शीट पे भी दिख रहा है। यहाँ से शेड्यूल पे आते हैं। मैं एग्जाम्पल सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि जैसे ऐड, क्या है, यहाँ से राइट क्लिक करते हैं। इस जगह पर देखिए राइट क्लिक नहीं हो रहा है, यहाँ पर इस व्यू पे राइट क्लिक हो रहा है, इस शीट पे भी राइट क्लिक हो रहा है, इस वाले पे जो शेड्यूलिंग वाला पैटर्न, इस पे राइट क्लिक नहीं हो रहा। तो अगर यहाँ पर आपसे गलती से ब्राउजर ऑफ हो जाए, तो एक तो तरीका है कि आप दूसरे व्यू पे जाकर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी को, और यहाँ पर ब्राउजर को आप ऑन कर सकते हैं, और दूसरे व्यूज पे आपको ये दिख जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास राइट क्लिक पे नहीं दिख रहा है, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं व्यू के अंदर
यूजर इंटरफेस पे जाऊं, और यूजर इंटरफेस पे मुझे यहाँ पर सिस्टम ब्राउजर और प्रोजेक्ट ब्राउजर दोनों मिलेगा। तो सॉरी, प्रॉपर्टी भी मिलेगा और प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउजर भी मिलेगा। ठीक है। ठीक है। अब ये दोनों ऑप्शन जो आते हैं ये हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसकी जगह यहाँ पर है। मैं इसको ड्रैग करके इस तरफ ला सकता हूँ और इस वाले को ड्रैग करके मैं इस तरफ ला के छोड़ दूंगा। अब आपको जो प्रेशर है, जो थोड़ा नहीं जानते हैं, उसको रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। यहाँ पर थोड़ा स्लो जाकर इसको आखिर में ऐसे करके टच कीजिएगा ना, यहाँ पर जैसे इसे ड्रैग किया और इसको जाके कॉर्नर पे यहाँ पर इस जगह पर आपको रखिएगा, कर्सर रखिएगा, तो देखिए ये उठा लेता है, टिक कर लेता है। अब कई बार होता है कि किसी से नहीं हो पाता तो वो क्या करता है, ऐसे ही करके ऐसे छोड़ देता है यहाँ पर, तो ये सही नहीं है। ये आपका एक टैब छुप गया। आप अगर इस जगह पर ऐसे रख दीजिएगा तो आपका टैब ये चला गया। तो ये प्रॉपर आपको यहाँ पर इस जगह पर रखना है कि टैब आपका इधर हो, ये उस जगह पर फिक्स हो सके। एक तो तरीका ये है। एक तरीका है कि कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा विंडोज को बड़ा करने के लिए वो प्रॉपर्टी को इस साइड ला देते हैं, इसी साइड, इसी के ऊपर यहाँ पर हाफ हाफ पे यूज करते हैं कि ऊपर आधे में क्या है, ब्राउजर है, और आधे में हमारी प्रॉपर्टी है। एक तो तरीका ऐसे है, ऐसे यूज करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट रख देते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ एक तरफ प्रॉपर्टी और एक तरफ ब्राउजर, ये देखिए एट ए टाइम या तो प्रॉपर्टी नजर आएगा, क्लिक कीजिएगा, और एट ए टाइम या तो ब्राउजर नजर आएगा। ठीक है ना। तो ये हुआ कि आपका एक में ही आ गया। बाद में इसको आप यहाँ से प्रॉपर्टी को ड्रैग कर लीजिए और फिर हटा के इस तरफ हटा दीजिए। ये तो मैंने सिर्फ तरीका बताया कि अगर आपका इधर उधर हो जाता तो आपको सेट करना आना चाहिए। ठीक है। तो ये हुआ ब्राउजर के अंदर प्रॉपर्टी का, तो हम समझ में आ गया। ब्राउजर के अंदर क्या होता है, ब्राउजर के अंदर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर दिख रहा है व्यूज। तो व्यूज का नाम सुन के ही हमें दिमाग में आ जाना चाहिए कि व्यू, यहाँ पर जो व्यूज की बात कर रहे हैं वो व्यूज नहीं है जो फेसबुक में हम लोग लाइक और व्यूज कहते हैं, वो व्यूज नहीं है। यहाँ पर व्यूज जो है वो हम किस ओरिएंटेशन से हम चीजों को देख रहे हैं। अगर हम किसी को साइड साइड से देख रहे हैं तो वो हमारा साइड व्यू कहलाता है। फ्रंट से देख रहे हैं तो वो हमारा फ्रंट व्यू कहलाता है। या फिर हम अगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, देखो कभी भी बिल्डिंग में किसी ऑब्जेक्ट की बात की जाती है, कोई आप एक पार्टिकुलर कोई एक कंपोनेंट्स उठा लो। तो आप अगर जैसे चेयर उठा लो, तो चेयर के रिलेट में अगर आप बात करोगे तो वो नॉर्थ और ईस्ट पे बात नहीं होगा, वो साइड और फ्रंट और बैक पे बात होगा। अगर कोई बिल्डिंग उठा लोगे तो वो साइड और फ्रंट पे बात ना करके वो प्रोजेक्ट हो गया, तो वो नॉर्थ एलिवेशन साउथ एलिवेशन पे बात होगा। तो इसलिए देखिए इस जगह पर आपका यहाँ पर एलिवेशन दिखाता है, बिल्डिंग एलिवेशन, नॉर्थ व्यूज, साउथ व्यूज, फ्रंट व्यूज, वेस्ट व्यूज, है ना। फ्रंट व्यूज नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी फैमिलीज को ओपन करोगे तो वहां पर ये एलिवेशन नहीं दिखाएगा, नॉर्थ फ्रंट और साइड बैक दिखाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगेन जाते हैं व्यूज में, अब आ जाइए। देखिए जैसे मैकेनिकल है, मैकेनिकल के अंदर क्या दिखा रहा, फ्लोर प्लान। दूसरा क्या है, सेलिंग प्लान। 3D व्यूज, एलिवेशन व्यूज, इतने तरह के व्यूज होते हैं। मतलब आपको टॉप व्यू से देखना है तो फ्लोर प्लान पे जाइए, 3D में देखना है तो 3D व्यूज में जाइए, साइड से देखना है तो बिल्डिंग के ईस्ट एलिवेशन में, नॉर्थ एलिवेशन में। तो ये सारे यहाँ पर आपको व्यूज दिखेंगे। अच्छा, ये साथ में डिसिप्लिन क्यों दिया है, डिसिप्लिन क्योंकि हमने टेम्पलेट जो ओपन किया है वो कौन सा ओपन किया है, सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक ओपन किया है। इसके अंदर तीनों डिसिप्लिन है। तो इलेक्ट्रिकल भी दिखा रखा है, मैकेनिकल भी दिखा रखा है, और प्लम्बिंग भी दिखा रखा है। अगर मैं इसको कट कर देता हूँ और कट करके फिर से मैं इसे क्या करता हूँ, न्यू करता हूँ, और मैं यहाँ से इलेक्ट्रिकल उठाता हूँ, तो अब देखिए सिर्फ व सिर्फ इलेक्ट्रिकल का ही ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, है ना। डिसिप्लिन के अंदर किसका ऑप्शन आ रहा है, इलेक्ट्रिकल का ऑप्शन आ रहा है। मतलब मैकेनिकल नहीं आ रहा। बात समझ रहे हैं। लेकिन ये तो हुआ बाय डिफॉल्ट सेटिंग, मतलब जो आपको ऑटो कैड ने बना कर दे दिया है वही चीज है। लेकिन कोई अगर पूछे क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में हम मैकेनिकल डिसिप्लिन ऐड कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। वो तरीका हम बाद में बताएंगे, लेकिन इसका जवाब है कि हम ऐड कर सकते हैं। हम मर्जी, इसकी एक डिसिप्लिन है इलेक्ट्रिकल, हम यहाँ पर, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका जो यहाँ पर
क्या कहते हैं, इसके अंदर जो डिसिप्लिन का ऑप्शन आता है, आ गया, यहाँ देखिए डिसिप्लिन, इसके अंदर डिसिप्लिन आर्किटेक्चर भी है, स्ट्रक्चर भी है, मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी, प्लम्बिंग भी है। आपका यहाँ पर ये जितने भी डिसिप्लिन है सब तैयार हो सकता है, लेकिन जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है कि हर का टेम्पलेट अलग होता है। अब कोई आर्किटेक्चरल बंदा क्यों मैकेनिकल की डिसिप्लिन तैयार करेगा, उसको मैकेनिकल पे काम ही नहीं करना है, तो उसका फॉर्मेट ही अलग होता है। एमएपी वाला भी अगर एक हद तक इलेक्ट्रिकल की डिसिप्लिन अलग कर लेता है और मैकेनिकल में प्लम्बिंग और जीवीएससी का एक रख सकता है, और कभी कभी तो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल को भी बिल्कुल अलग कर सकता है, तो मर्जी है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ डिसिप्लिन बाय डिफॉल्ट दिए गए। तो आज का हम यहीं पर छोड़ते हैं, ये सिर्फ समझाना था। टेम्पलेट अगली बार कल से हम आर्किटेक्चर, बेसिक आर्किटेक्चर पे बात करेंगे। मतलब इसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एमएबी, लेकिन 2 क्लास 3 क्लासेस हम बेसिक आर्किटेक्चर को कवर करेंगे, जिससे हम थोड़ा बहुत और फैमिलियर हो सके। और हमको, मुझे मालूम है कि हम बेसिक आर्किटेक्चर क्यों करा रहे हैं, कि जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा ये बताओ, ये दोनों एक साथ क्यों ले रहे हो, ये वाला, ये लेंथ और ये दोनों एक साथ वाला क्यों उठाया, क्या नहीं ले रखा, साइज टैग कैसे नहीं ले रहा, ले तो रहा है। अरे तो तुम गलत वाला लेंथ वाले उठा रहे हो ना तुम। एक मिनट जरा वेट कर। का पैटर्न है, दस साइज लेंथ वाले। हम्म, अब कोई नहीं, दोनों लगा सकते हो, बस उसमें इटालियन लेटर में आना चाहिए। तुम्हारा जो आता है वो नॉर्मल लेटर में आ रहा है सारा, इटालियन है। ठीक है, चलिए ठीक है। ताहिर भाई कुछ पूछना है तो पूछिए। नहीं सर, मैं ये कह रहा था सर, आप कह रहे थे कि ऑफिस पे भी आके आप कर सकते हाँ हो। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑफिस में अभी ऑफिस कंप्लीट होने में ना 1 हफ्ते लगेंगे, ठीक है ना, ग्लास वगैरह लग रहा है, पार्टीशन हो चुका है। तो आप हाँ बिल्कुल ऑफिस आएंगे, बिल्कुल जैसे जो मैं 2 दिन की जो क्लासेस है ना, आज की और कल की, ये 2 क्लासेस आपका ऑफलाइन होगा, आप ऑफलाइन आ जाना, ठीक है। और हाँ। दो तो क्लासेस जो है वो आप ऑनलाइन कर लेना जिस वक्त आपका ऑफिस रहता है, हाँ ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा। लेकिन और अभी ऑफिस इसलिए नहीं, क्योंकि अभी देखिए एक बंदे जो मेरे साथ बैठे हुए, ये मैं घर पे बुला रखा है, इनका ऑफलाइन है। तो ये ठीक मैं ऑफिस इसलिए नहीं कि ऑफिस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, हो रहा है, तो अभी तैयार हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है सर, मैं इस महीने के लास्ट से ऑफिस आऊंगा। मतलब ठीक है, इस ठीक महीने के लास्ट तक है, दस हाँ पंद्रह ठीक है, दिन बड़ी ओके, चलिए ठीक ठीक है जी। और वो सर ये इंस्टॉलेशन के है। लिए मैं। इंस्टॉलेशन पे आप मैसेज करें, उस पे आप एक हाँ दफे रन करें, रन करने के दौरान जो ऑप्शन आ रहा है सामने उसका स्क्रीनशॉट लें और व्हाट्सएप पे डालें, और अल्ताफ को डायरेक्ट वहां पर, या आप मेरा नाम लेकर आप वहां पर ये कर दें, मैं अल्ताफ को बोलूंगा कि उसको वो जवाब दे देगा, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वाले